नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करने हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी का अलीगढ़ दौरा है और ये दौरा बेहद ही खास होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के गांव मुसेपुर में आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया। समारोह में आगरा अलीगढ़ मंडल के करीब 1.5 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही। प्रधानमंत्री मोदी वायुसेना के हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। मंच से ही बटन दबाकर राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का 1 घंटे का रुकने का कार्यक्रम रखा गया है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी का अलीगढ़ दौरा है और दौरा बेहद ही खास कहा जा सकता है। आज डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन भी देश के प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अलीगढ़ से सैयद अतीक उर रहमान जुड़ गए हैं। सैयद, आज प्रधानमंत्री मोदी का अलीगढ़ दौरा है, दौरा कितना खास कह सकते हैं और किस तरीके से सूबे में तैयारी की गई है? अभिषेक, कुछ ही देर के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोधा के इस गांव में आएंगे और यहाँ पर लोगों का एक हुजूम है। 5 बजे सुबह से ही औरत हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी बड़े जोश व खरोश के साथ, बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और वो प्रधानमंत्री की एक स्पीच सुनने के लिए, उनकी घोषणाएं सुनने के लिए उत्सुक है। रात हर पूरा प्रशासन का अमला यहाँ पर मौजूद था ताकि किसी तरह की कोई बदइंतजामी न हो पाए, व्यवस्था बेहतर रहे, क्योंकि जो मौसम का मिजाज था अभिषेक, वो पिछले 2-3 दिन से बदला बदला सा नजर आ रहा था। कुछ बारिश भी हुई, यहाँ पर पानी भी भरा, लेकिन मुस्तैदी के साथ हफ्ते में 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए, जो यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे। और आज जो रौनक है यहाँ पर, जो अपने प्रधानमंत्री को सुनने के लिए उमड़ा हुआ हुजूम है, वो इस बात को दर्शाता है कि अलीगढ़ के लोग, एक यूनिवर्सिटी उनको मिल रही है, डिफेंस कॉरिडोर तो मिल ही रहा है, लेकिन लोगों के जहन में ये बात है, लोग ये कह रहे हैं कि शिक्षा और सुरक्षा दोनों भारत की सरकार दे रही है, जिससे इनके बच्चे, इनकी जनरेशन बनेगी। एक और जो सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर अभिषेक है कि एक पहले से यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मौजूद है, जिसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह पढ़े भी थे, वहाँ का शिक्षा हासिल की थी। आज उन्हीं के नाम से अलीगढ़ में इतना बड़ा विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, जहाँ पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई और तमाम कोर्सेज यहाँ पे शुरू होंगे। तो उन बच्चों को जो शिक्षा पहले से केंद्रीय विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ले रहे थे, या और भी शिक्षा जो किसी और टेक्निकल कॉलेज से ले रहे थे, इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। रोजगार से भी जुड़ेंगे, शिक्षा से भी जुड़ेंगे और सुरक्षा से भी जुड़ेंगे। जी सैयद अतीक साहब, अक्सर ऐसा होता है कि जब प्रधानमंत्री जिस जगह दौरे पर रहते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं, वहां लोगों का हुजूम जुमड़ता है, भीड़ जुटती है। इस बार लोगों की कितनी संख्या पहुंच सकती है? और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, चुनाव को देखकर कहीं न कहीं चाहे कोई भी नेता पहुंचता है, जब प्रधानमंत्री जैसे लोग पहुंचते हैं तो कोई और सौगाती भी दे जाते हैं। तो इस बार क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री अलीगढ़ के लिए क्या सौगाती दे सकते हैं? देखिए अभिषेक, जाहिर है कि इससे पहले भी जो यहाँ पर अलीगढ़ में तालों का कारोबार मशहूर है, तालीम और तालों की वजह से ही अभिषेक अलीगढ़ की पहचान है विश्व स्तरीय। तो इससे पहले भी यहाँ पर ताले के कारोबार में यूपी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में काफी कुछ ऐलानात किए थे, घोषणाएं की थी, जिससे कारोबार का है। प्रधानमंत्री से जो घोषणाओं की उम्मीद लोगों को थी, जाहिर है कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ी घोषणा है कि एक विश्वविद्यालय की स्थापना होना और डिफेंस कॉरिडोर का होना। और इससे पहले आपको बता दें कि थोड़ी ही दूर पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जाहिर है कि अलीगढ़ से दूरी नहीं है जेवर की, जहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अब शुरू होने वाला है, कुछ ही महीनों में स्टार्ट होने वाला है। एक डोमेस्टिक फ्लाइट की कुछ महीनों में शुरू होने वाली है। तो अलीगढ़
बिल्कुल बिल्कुल सैयद अतीक साहब, तो आज मोदी का दौरा है और वे दौरा बेहद ही अहम कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। यूपी सरकार अनुसूचित जाति के गरीब और जरूरतमंद छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की योजना में कुछ खास रियायतें देने की तैयारी में है। इस बारे में समाज कल्याण विभाग की ओर से नई नियमावली तैयार की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस नई नियमावली में छात्रवृत्ति और फीस भरपाई के लिए मौजूदा प्राप्तांक के कट ऑफ को कम किया जाएगा, जिसके अलावा अनुसूचित जाति के ज्यादा से ज्यादा छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति और फीस भरपाई का लाभ पा सकेंगे। इसके लिए पात्रता की शर्तें भी कुछ और रियायतें दिए जाने का प्रस्ताव है। जानकारी के मुताबिक नई नियमावली जल्द ही मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद जारी कर दी जाएगी। यूपी सरकार ने किसानों को खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने जा रही है। दरअसल बिचौलियों पर अंकुश लगाने के लिए उसने नई कार्य योजना तैयार की है। खाद्य बिक्री केंद्रों की मॉनिटरिंग पर जोर दिया जाएगा। सीएम योगी ने सभी बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध खाद्य का स्टॉक चेंज करने और सभी खाद्य बिक्री केंद्रों को अपना स्टॉक IFMS पोर्टल प्रदर्शित करने के आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों और कृषि निदेशकों को इस कार्य में तेजी से जुटने के लिए कहा है। खाद्य बिक्री में होने वाले घोटालों और बिचौलियों के बढ़ते हस्तक्षेप को देखते हुए सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि प्रदेश के विकास की नींव कृषि क्षेत्र है, इसीलिए किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने, उनको रोजगार के अवसर देने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने में लगी आम आदमी पार्टी भी भगवान श्री राम की शरण में पहुंची है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीट पर लड़ने का ऐलान करने वाली आम आदमी पार्टी अयोध्या से तिरंगा संकल्प यात्रा की शुरुआत करेगी। इसकी शुरुआत करने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह भी अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या में आम आदमी पार्टी की तिरंगा संकल्प यात्रा गुलाब बाड़ी मैदान से निकलेगी। इसका समापन गांधी पार्क में होगा। वहीं इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि रामनगरी अयोध्या में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा ईमानदारी और विकास की राजनीति को नया आयाम देने के काम करेगी। तो नया आयाम देगी ये राजनीति, इस तरीके की बात मनीष सिसोदिया ने कही है। वहीं रामचंद्र जी का हम आशीर्वाद लेकर तिरंगा उठाएंगे और सिखाएंगे कि असली राष्ट्रवाद क्या है, इस तरीके की बात मनीष सिसोदिया ने कही है। चलिए अयोध्या चलते हैं। अयोध्या में हमारे संवाददाता BS लाठी जुड़ चुके हैं। BS लाठी, आज आम आदमी पार्टी बड़ी यात्रा निकालने वाली है अयोध्या में, या कहें कि अब सभी राजनीतिक पार्टियां कहीं न कहीं राम के शरण में आ रही हैं और अयोध्या से ही आगाज कर रही हैं। जी देखो, बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि अयोध्या राजनीतिक बिंदु केंद्र है और अयोध्या में सारी पार्टियां, ऐसा हो नहीं सकता कि जो भगवान राम के शरण में न आए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो। क्योंकि अगर बसपा की बात की जाए तो बसपा ने ही चुनाव की, यहीं से भाईचारा सम्मेलन की प्रभुत्व किया था। तो बीजेपी हो या बसपा हो या सपा, आज इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री कल ही संजय सिंह पहुंचे। अयोध्या के साधु संतों का आशीर्वाद और हनुमानगढ़ी रामलला सहित दर्शन पूजन किया और चुनाव में विजयी हो कि ये सरकार बने, उन्होंने भगवान रामलला से ये आशीर्वाद भी मांगे। आज पंकज अभिषेक की बात की जा रही है कि जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी के जो डिप्टी सीएम है, वो हम इस जगह खड़े हैं, ये स्थानीय होटल है, इसी होटल में डिप्टी सीएम है। इसी होटल में भी वो कुछ देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सारे मीडिया लोग पहुंच चुके हैं और तमाम जो तिरंगा यात्रा निकाली जानी है, तो उनके जो नेताएं हैं, जो हुजूम है, वो आदमी इकट्ठा हो रहे हैं। बस यही से यात्रा निकाली जाएगी, जो शहर से होते हुए मेरे कुछ बगल में ही गांधी प्रतिमा है, जो प्रतिमा में समापन होगी और उसका जो नेतृत्व है दिल्ली के डिप्टी सीएम। बिल्कुल BS लाठी, आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा ऐलान कर चुकी है कि अब उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपसे ये जानना समझना चाहेंगे, क्या कुछ आयास लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहा जा सकता है कि क्या आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी या तो फिर किसी का गठबंधन भी होगा? देखिए, अभी चुनाव जो है, अगर बात किया जाए, अभी चुनाव तो बहुत दूर है। तमाम वो चाहे अखिलेश से, केजरीवाल के भी अगर बात की जाए तो अखिलेश से भी उनके रिश्ते हैं, या राजभर जी से तमाम मुलाकात कर रहे हैं। अगर बात की जाए कि अगर इनका गठबंधन की बात की जाए तो अभी ने इकलौता ही इन्होंने ऐलान किया है कि अगर पंजाब में, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले सर्वे आया था, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी
पूरी वो की है। और अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के चुनाव के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी प्रत्याशी तक की घोषणा कर दी गई है। अब रही यूपी की बात, तो यूपी के अलायंस की अगर अभी देखना है कि किससे अलायंस होता है या नहीं होता है। अभी बिल्कुल, बीएस लाठी आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें, आज आम आदमी पार्टी की बड़ी यात्रा कही जा सकती है। ये सब विधानसभा चुनाव के लिए की जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय दौरे पर आज रायबरेली जाएंगे। डिप्टी सीएम के आगमन में जिलाधिकारी में हलचल मच गई। आपको बता दें कि इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य लोक निर्माण विभाग, राजकीय निर्माण निगम, सेतु निगम की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं इसके बाद वो पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे। तो रायबरेली में आज केशव प्रसाद मौर्य पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो कि आज उप मुख्यमंत्री का दौरा रायबरेली में है, जिसकी वजह से अधिकारियों में भी कहीं न कहीं हड़कंप मचा हुआ है। कई जगह शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम भी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का रखा गया है। तो सूबे में डेंगू डंक मार रहा है। जी हां, सेंट्रल यूपी और बुंदेलखंड में बुखार का कहर जारी है। 24 घंटे के अंदर 14 और मौतों से चारों तरफ दहशत का माहौल है। भावित इलाकों के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। सोमवार को बुखार के सबसे ज्यादा 4 मौतें बुंदेलखंड और महोबा में हुई। यहां बुखार से मरने वालों की संख्या 15 के ऊपर पहुंच चुकी है। बात की जाए तो बांदा में भी 24 घंटे में बुखार से 3 लोगों की जान चली गई। पूरा बुंदेलखंड वायरल और डेंगू की चपेट में है। कानपुर देहात में बुखार से 2 और मौतें हुई। यहां अब तक 30 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। जिले के प्रभावित इलाकों से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। कन्नौज में भी बुखार से 1 मौत हो चुकी। यहां बुखार से मरने वालों की संख्या 13 पहुंच चुकी है। तो सूबे में बुखार का कहर लगातार जारी है और बुखार और डेंगू से कई जिले प्रभावित हो रहे हैं। नए मामले भी सामने आ रहे हैं और साथ में कहीं न कहीं लोगों की जान भी जा रही है, जिसकी वजह से लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। और कुछ लोग जहां पर मामला ज्यादा आ रहा है, लोगों की मौतें ज्यादा हो रही है, वो लोग पलायन करने को भी मजबूर हैं और एक जगह से दूसरे जगह पलायन कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि राजकीय वित्तीय सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में कार्य करने वाले ऐसे सभी शिक्षक और कर्मचारी पेंशन पाने के हकदार हैं जो 1964 की पेंशन नियमावली के दायरे में आते हैं। वहीं कोर्ट ने पेंशन का लाभ सिर्फ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों तक सीमित करने को सही नहीं माना और इस संबंध में जारी आदेश रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने मान्यता प्राप्त शासकीय सहायता वाले निजी विद्यालय के अध्यापकों को उनका प्रबंधकीय अंशदान ब्याज सहित जमा करने के लिए 2 माह का समर्थन दिया है। तो साथ ही सरकार को आदेश भी दिया है कि याचिकगण को पेंशन का लाभ दिया जाए। मथुरा के बरसाना कस्बे में राधाष्टमी मेले को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। आज राधाष्टमी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा का खाका तैयार कर लिया है। डीएम नवनीत चहल और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के बारे में बताया। अधिकारियों ने कहा कि ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं के साथ शालीनता से पेश आए। इसके लिए श्रद्धालुओं अपने मन में मथुरा पुलिस की अच्छी छवि लेकर जाएं। तो एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि पूरे मेला क्षेत्र को 3 जोन 7 सेक्टरों में बांटा गया है। इसमें 4 एसपी, 8 सीओ, 22 एसएचओ, 120 एसआई, 20 महिला एसआई, 700 कांस्टेबल और 60 महिला कांस्टेबल, 2 प्लाटून पीएसी, बम निरोधक दस्ता सहित सादा वर्दी में पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे। अच्छी संगत आई हुई है, कल रात से रुके हुए हैं। हाँ, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। बस यही है कि अपना हर साल आते हैं कि अपना देख के अच्छा माहौल है भाई, अपना ये है जो बंदे आते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। चलिए उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज ऋषिकेश दौरा है, जहां रेल विकास निगम लिमिटेड कार्यालय में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना का प्रस्तुतिकरण के साथ रेल लाइन परियोजना के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी सीएम धामी करेंगे। इसके बाद सुबह 11:30 बजे के लगभग टेहरी के गुल्लर डोंगी पहुंचेंगे। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच अस्थियों और दायित्वों और कर्मियों के पुनर्वाटन संबंधित लंबित प्रकरण के निस्तारण की बैठक में भी सीएम धामी मौजूद रहेंगे।
वहीं कांग्रेस ने सरकार से तत्काल चारधाम यात्रा को शुरू करने की मांग की है। कहा है कि सरकार हाईकोर्ट के सामने यात्रा में सुरक्षा इंतजामों का ईमानदारी से ब्यौरा पेश करते हुए प्रभावी पैरवी करे। सरकार को जगाने के लिए मंगलवार यानी कि आज विधानसभा के बाहर कांग्रेस विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रही। कांग्रेस का कहना है कि राज्य के 5 लाख परिवारों की रोजी रोटी से जुड़े मामले में सरकार मूकदर्शक बनकर बैठी हुई है। सरकार को चाहिए कि तत्काल कोरोना सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करते हुए चारधाम यात्रा को शुरू करने का प्लान तैयार करे और हाईकोर्ट के समक्ष पेश करे। अजीत कांबोज देहरादून से हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ गए हैं। अजीत, आज कांग्रेस पार्टी विधानसभा का घेराव करने वाली है और चारधाम को लेकर यह बड़ा प्रदर्शन भी कहा जा सकता है। बिल्कुल अभिषेक, उत्तराखंड कांग्रेस का जो आज का कार्यक्रम है, अब से कुछ ही देर बाद 11 बजे के लगभग ये धरना प्रदर्शन शुरू होगा विधानसभा उत्तराखंड के बाहर। तो जिस तरह से कांग्रेस ने तमाम तैयारियां की हैं, प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं को न्योता भेजा गया है कि आप धरने प्रदर्शन में शामिल हो। और ये ऐसे वक्त में धरना प्रदर्शन चारधाम यात्रा के संचालन को लेकर कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, जब परसों यानी 16 सितंबर को हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर एक मामला है उस पर सुनवाई होनी है। तो उससे पहले ही कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो एक बड़ा मामला है कि हाईकोर्ट में जब सुनवाई चल रही है तो उस मुद्दे को लेकर कैसे कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है, इसको लेकर सरकार के जो कैबिनेट मंत्री है सुबोध उनियाल, उन्होंने भी अपनी बात रखी थी और सरकार की तरफ से कांग्रेस पर हमला भी किया था। लेकिन विपक्ष में बैठी है कांग्रेस, उसकी पूरी तैयारी है कि सरकार को कैसे घेरा जाए। ऐसे में चारधाम यात्रा का सफल संचालन एक यहाँ पर बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है। कोरोना के चलते चारधाम यात्रा पूरी तरह से रोकी गई है और हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सरकार जा चुकी है। तो ऐसे में विपक्ष में बैठी कांग्रेस का मुद्दा एक ही है कि यात्रा के संचालन को सरकार अनुमति प्रदान करे और जिस तरह से हाईकोर्ट में एक मामले को लेकर सुनवाई होनी है 16 सितंबर को, तो सरकार फुल प्रूफ प्लान लेकर हाईकोर्ट में उपस्थित हो, जिससे हाईकोर्ट भी मंजूरी दे और यात्रा का संचालन शुरू किया जा सके। जी बिल्कुल, तो चारधाम यात्रा को लेकर लगातार शुरू करने मांग चल रही है। कांग्रेस इस मांग को भी आगे बढ़ा रही है। अजीत हमारे साथ जुड़ रही है, हम आपके पास दोबारा लौटते हैं। तो चारधाम यात्रा को शुरू करने की मांग को लेकर कांग्रेस आज विधानसभा के सामने धरना दे रही है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने पलटवार भी किया है। मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि यात्रा संचालन का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। क्या कुछ उनका कहना है, हम आपको सुनाते हैं। कांग्रेस बौखलाई भी है और इस समय उसको ये भी ध्यान नहीं है कि जो मामले न्यायालय के विचाराधीन हो उसको लेकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास निश्चित रूप से मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। ऐसे मामले में जबकि कोई समझदार लोग हैं, सरकार चलाई है कांग्रेस ने इस राज्य में, आज इतना मानसिक दिवालियापन निकल गया कांग्रेस का कि माननीय उच्च न्यायालय में जिस केस पर हियरिंग हो रही हो, जो मामला सब जुडिस हो, उसको लेकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास करके चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर ये सरकार इस मामले में संकल्प थी और सरकार का लगातार प्रयास रहा कि यात्रा प्रारंभ हो और उस बात को लेकर के जनता को गुमराह करना, ये कांग्रेस की निश्चित रूप से जो हरकत है वो निंदनीय है और मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू 21 सितंबर तक बढ़ा दिया है। सोमवार को इस बाबत नई एसओपी जारी कर दी गई, इसमें कुछ राहत भी दी गई। विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की बाध्यता खत्म कर दी गई। अब शादी समारोह में अधिक लोग शामिल हो सकेंगे। बता दें कि मुख्य सचिव और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने कोविड कर्फ्यू के संबंध में सोमवार को नई एसओजी जारी कर दी। नई एसओजी के तहत वेडिंग हॉल की क्षमता आधे लोग शादी समारोह में शामिल हो पाएंगे, लेकिन इसके लिए भी जिला प्रशासन से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। एसओपी में बाकी नियम और शर्तें पहले जैसी रखी जाएंगी। प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा और बाजार सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। बात की जाए तो भोजनालय और ढाबा 10 बजे से सुबह 6 बजे तक खुले रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए अपने संवाददाता अजीत कंबोज के पास चलते हैं। देहरादून से लाइव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत, कोरोना के मामले उत्तराखंड में फिर से बढ़ रहे हैं और जिसको देखते हुए लगातार दूसरी और तीसरी बार ऐसा हुआ कि कोरोना का कर्फ्यू है वो बढ़ाया गया है। बिल्कुल, अगर उत्तराखंड सरकार की बात की जाए तो देर शाम को नई एसओपी इस हफ्ते को लेकर जारी की गई है, जिसमें सरकार ने कोई बड़ी राहत तो नहीं दी है। हालांकि जो शादी समारोह अगर होने हैं उसमें जो बाध्यता थी केवल 50 लोगों की, उसको समाप्त करते हुए 50% लोगों को अनुमति यहां पर जारी कर दी गई है। लेकिन उसमें भी क्लॉज रखा गया है कि अगर आपके दोनों डोज का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप सीधे तौर पर शामिल हो सकते हैं, अन्यथा आपको 72 घंटे पूर्व की RT-PCR रिपोर्ट या अन्य रिपोर्ट साथ में रखनी होगी। तो एक ये बड़ी छूट है जो शादी समारोह के लिए सरकार की तरफ से दी गई है।
हालांकि इससे अलग सरकार की तरफ से और कोई राहत नहीं दी गई है और 21 सितंबर सुबह 6 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाया गया है। उत्तराखंड प्रदेश में वीकेंड पर अभी भी सरकार पूरी तरह से सख्त है कि वीकेंड पर ज्यादा भीड़-भाड़ एक साथ ना हो। नैनीताल मसूरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर केवल 15,000 लोगों की लिमिट फिक्स की गई है शनिवार और इतवार के लिए। तो ऐसे में सरकार जो कोरोना का ग्राफ लगातार उछाल पर आने लगा था उसको लेकर यहाँ पर गंभीर है। हालांकि बीते रोज के अगर कोरोना आंकड़ों पर नजर डाले तो पूरे उत्तराखंड प्रदेश में केवल 19 ही नए मरीज कल की तारीख में निकलकर सामने आए थे और 293 अभी टोटल एक्टिव केसेस हैं और कई जनपद ऐसे हैं जो पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुके हैं, लेकिन सरकार फिर भी राहत देने के मूड में नहीं है। अजीत, एक बेहद अहम सवाल है और ये विपक्ष और आम लोग भी सवाल करते आए हैं। कोरोना नियम जारी होता है, एसओपी जारी होती है, कर्फ्यू लगता है, पाबंदी होती है, लेकिन जब राजनीतिक सभाएं होती है चाहे वो किसी भी दल की हो उस समय ये पाबंदी गायब हो जाती है। क्या ये सवाल लोगों का ये कहना लाजमी नहीं है कि जब अगर राजनीतिक पार्टियां रैली निकाल रही हैं या सभाएं कर रही हैं उस समय भी इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जिस तरह से राजनीतिक दलों की सरगर्मियां तेज हो गई है, उत्तराखंड प्रदेश भी अब चुनावी मूड में है, ऐसे में राजनीतिक दल जनसभाएं कर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं, तो उन सबको राहत दी गई है कोरोना कर्फ्यू में। लेकिन आम आदमी अगर अंतिम क्रियाओं में शामिल होता है या फिर किसी शादी समारोह या फंक्शन को अटेंड करने की कोशिश करता है तो उसके सामने नियम कानून कोरोना से जुड़े हुए लागू कर दिए जाते हैं। तो इसको लेकर चाहे विपक्ष की बात हो या फिर आम जनता की बात हो, सवाल जरूर खड़ा कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी तरफ से जो एसओपी जारी कर रही है उसमें पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें बारीकी से समझाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल अजीत, तो ये कह सकते हैं कि ये नियम केवल आम लोगों के लिए होता है, अगर ये उन जनसभाओं के लिए होता तो शायद कुछ और अच्छा होता। अजीत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबर का रुख करते हैं। मसूरी में भारी बारिश से कैंपटी फॉल खतरनाक रूप धारण कर लिया है। सोमवार शाम करीब 4 बजे मसूरी में हुई भारी बारिश से कैंपटी फॉल में उफान पर आ गया। इस बीच कैंपटी थाना पुलिस की मुस्तैदी से झरनों में नहा रहे पर्यटकों और मुख्य झरने के आसपास के दुकानदारों को वहां से हटा दिया गया। इस दौरान 2 पर्यटक और कुछ पुलिसकर्मी झरने के दूसरी ओर फंस गए, जिन्हें झरने में पानी कम होने से वहां से निकाला गया। वहीं मौसम विभाग में आने वाले 2 दिनों के लिए देहरादून समेत 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। चलिए, इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।